हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है HTML का क्रैश कोर्स। इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं बिल्कुल जितने मैक्सिमम HTML के टैग्स हो सके मैं आपको बताऊंगा और फाइल स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। उस फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख लें। मैं ये अपने केस में इसको HTML रख लेता हूँ। अच्छा, अब इस फ़ोल्डर बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है। इस तरह के बहुत सारे एडिटर्स और भी हैं जिसमें सबलाइन भी है, एटम्स भी है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ मोस्टली विजुअल स्टूडियो कोड है और मैं रिकमेंडेड भी यही करता हूँ। अच्छा जी, चलें यहाँ पे हम इसको फाइल को फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं जो कि हमने अभी बनाया है। ये मैंने HTML का फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये HTML है क्या? HTML हमारे पास बेसिकली एक वेबसाइट क्रिएशन में हेल्प करती है। ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसके अलावा आज इसकी थ्योरी आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएगी। क्या है इसकी जो हिस्ट्री क्या है, ये सारा आप गूगल आप सर्च करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है तो इस पे मैं इतनी थ्योरी नहीं बताऊंगा, हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इस HTML फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ index डॉट एच टी एम एल रखने की वजह ये है कि क्योंकि ये एक HTML का पेज है तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन जो है वो है डॉट एच टी एम एल। मैंने इसको इंटर किया। अब यहाँ पे कोड हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमें कोड इस पे लिखना होता है वो हम लिखते हैं डॉक टाइप। देखें, ये विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे खुद ही बता दिया इसकी इंटेलिजेंस जो है। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हमें डॉक टाइप HTML हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक HTML का पेज है। अच्छा, जब आप ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ब्राउज़र इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये एक HTML का पेज है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया तो कोई इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ये सिंपल जस्ट डॉक टाइप HTML है। ठीक है, इसके बाद हम अब यहाँ पे लिखेंगे HTML। HTML हमारे पास रूट एलिमेंट है जो कि बेस है और रूट है इस पूरे डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हेड टैग आ जाता है। हेड टैग के अंदर हम सारी मेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और लिंक वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। लिंक मतलब जैसे कि कोई मुझे एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। फ़िलहाल अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं बॉडी का एक टैग ले लेता हूँ। अच्छा, ये जितने भी ये टैग्स हैं, हेड हो गया, HTML हो गया, बॉडी हो गया, इसका जैसे हम इसको जब टाइप करते हैं इसके बाद उसको हम क्लोज भी करना लाजमी है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब हमें उसको बाद में कोई क्लोज करना नहीं पड़ता, हम यहाँ सिंपली उसी के आगे इस तरह से हम इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये हमारे पास इनको हमें क्लोज करना पड़ता है तो इसलिए ये आप क्लोज लाजमी कीजिएगा वरना एरर दे देगा आपको। अच्छा, अब बॉडी हो गई। अब हम वापसी हेड की तरफ चलते हैं। अब मेटा टैग्स हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं। मैं मूव कर जाता हूँ सिंपल गूगल की तरफ। वहीं से मैं आपको सारे टैग्स दिखा देता हूँ और वहीं से हम टैग्स सारे ले लेते हैं अपने कोड के लिए। मेटा टैग्स आप जैसे लिखेंगे तो हमारे पास HTML मेटा टैग्स, तो ये हमारे पास सारे मेटा टैग्स आ गए। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको अपनी फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ।
मैंने क्या किया, इन सबको अपने पास पेस्ट कर लिया। अब हम इसको देखेंगे ये है क्या। तो मैं सेल्फ अलाइन कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है, वो पीटीयर के पीटीआर के नाम से है मेरे ख्याल, पीटीआर, हाँ, पीटीआर कोड के नाम से है। आप इसको भी अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कोड अलाइन कर देगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको अभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको इंस्टॉल करें। आप अपना खुद ही इसको अलाइन करें ताकि आपको एक गुड कोड लिखने की प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन है लाइव सर्वर के नाम से। लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है वो इसलिए यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने कोड में कुछ लिखा, अब जब आप ब्राउज़र की तरफ मूव करेंगे तो आपको ब्राउज़र को हर टाइम रीलोड करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इसको लाइव सर्वर एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए इसको अब मैं यहाँ से स्टार्ट भी कर देता हूँ। यहाँ नीचे लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है गो लाइव। इसको आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। अच्छा, मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्रोम पे ही मैं तो पेस्ट कर देता हूँ। फिलहाल हमारा ये जो फाइल है इंडेक्स की, ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। अभी इसमें हमने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया जो हमें यहाँ पे नज़र आए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे मेटा टैग्स की। सबसे पहले जो मेटा टैग है वो है UTF-8 चार सेट। ये दरअसल ये भी हेल्प करता है ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करवाने में कि हम जो वेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं वो UTF-8 हैं, सही है। और ये ब्राउज़र को अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी आप वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अपने चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ, दी कोड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड्स दे सकते हैं। ये बेसिकली मेटा टैग्स इसलिए यूज़ होते हैं कि आपकी जो एसईओ है वेबसाइट की, सर्च इंजन, गूगल के सर्च इंजन पे ऊपर लाने के लिए और रैंकिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये आप अपनी वेबसाइट में ऐड करें तो इससे ये है कि आपकी गूगल सर्चिंग अच्छी हो जाएगी। गूगल सर्च के जो इंडेक्स है उस पर आपकी वेबसाइट ऊपर की तरफ आने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल HTML लिख देता हूँ। कीवर्ड में ऑथर नेम में अपना नाम लिख लेता हूँ। अरसलान खालिद। और जो ये लास्ट टैग है मेटा व्यू पोर्ट, ये इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि जब हम आगे जाके बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे या वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो जब तक ये हमारे पास व्यू पोर्ट ऐड नहीं होगा तो हमारे पास वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। तो ये लगाना टैग लाजमी है, मेटा टैग यूज़ करना लाजमी है, तो ये आप लाजमी यूज़ करिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, टाइटल। टाइटल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र पे। अब ऊपर आप देखें ब्राउज़र के कि ये मेरा यहाँ पे शो शो कर रहा है टाइटल कोड यूनिवर्सिटी। तो ये है, यहाँ पे एक टाइटल जो शो करता है वो यही, यहाँ टॉप ऑफ दी वेबसाइट जो आपका ये आ रहा है नाम, यहाँ पे आता है आपका नाम। इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, अब हम चले जाते हैं बॉडी पर। अब बॉडी पे हमारा सारा जो वर्क होता है, हम सारी जो जितनी भी कोडिंग जो कर रहे होते हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टैग है हम देखते हैं, सबसे पहले वो है H1। H1 हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक हेडिंग टैग है, ठीक है। H1 से लेके आप H6 तक यूज़ कर सकते हैं। H1 में ये होता है कि सबसे जो बड़ा टेक्स्ट जो ये फॉर्मेट देता है हमें, वो H1 में देता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट 1,
तो हम जाके ब्राउज़र में देखेंगे, ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली रीलोड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा टेक्स्ट आ गया जो कि टेक्स्ट 1 है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी H1 टैग को। ठीक है, इसी तरह हम चले जाते हैं H2 पर और इधर हम टेक्स्ट 2 कर देते हैं और बाकी भी हम टेक्स्ट टैग ले लेते हैं। ये हमारे पास H3 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 5 और ये भी 5। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया। ये टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5 और लास्ट में जो होगा हेडिंग हमारी वो होती है H6। अब हम ब्राउज़र में जाके इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा टैक्स हमारे पास H1 में जो हमने रखा था वो सबसे बड़ा शो किया। इसके बाद H2, H3, H4, H5, H6। H6 हमारे पास सबसे छोटा टैग है। तो बेसिकली ये हम वेबसाइट में हमें जो मेन टैक्स हो, जो हम हेडिंग रखते हैं वो हमेशा H1 में रखते हैं। तो सबसे मेन जो हेडलाइन जो हमारे पास मेन टैक्स होता है उसको हम H1 के अंदर रखवाते हैं। उससे हमें SEO पर्पस हमें पता चल जाता है कि ये हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट या मेन हेडिंग है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसको। अच्छा, मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने का तरीका ये है कि जिसको भी आपने कमेंट करना है उसको आप शिफ्ट कंट्रोल और जो ये आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर लिखेंगे, इसको इस पर आप कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। इसने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। नेक्स्ट टैग हम देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो है पैराग्राफ। ये वो टैग्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जो हम वेबसाइट हम जब बना रहे होते हैं तो हम मोस्टली इन्हीं टैग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो पैराग्राफ टैग्स है तो इस पर हम ये मैंने लॉरम एक डमी टैक्स ले लिया है। अब इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ टैक्स आ गया। ठीक है, कोई भी आपने अगर पैराग्राफ लिखना है तो आप इस टैक्स टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। के अलावा अब हम चलते हैं इमेज टैग पर। तो इमेज से हमें पता चल रहा है कि ये नाम से ही जाहिर कर रहा है कि ये इमेज टैग है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको हम सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। अगर सेल्फ क्लोज नहीं करना तो ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं क्लोज। अच्छा, टैग्स के अंदर हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसके हर एलिमेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे इमेज का SRC है। SRC हमें यहाँ पे होता है एट्रीब्यूट जो कि सोर्स को डिफाइन करता है। अब फर्ज करें हमको ये डमी इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल पे डमी इमेज URLs। तो ये मैं इस पर फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और इस वेबसाइट से हम URL कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि ये URL मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैं ज़रा न्यू टैब पे ओपन करके चेक कर लेता हूँ। तो ये इमेज एक शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी URL को हम अपने कोड एडिटर में इमेज के SRC एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाके ब्राउज़र पे चेक करेंगे। हमारे पास ये एक इमेज आ गई। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक इमेज का टैग है। इसके अलावा आप अगर आपने इसकी विड्थ देनी है तो आप विड्थ का एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं। विड्थ में मैं इसको फर्ज करें मैं इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल। हाइट भी दे देता हूँ इसको 500 पिक्सल। अगेन इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए इसका इमेज का साइज़ 500 इंक्रीज हो गया और विड्थ भी इसकी 500 हो गई। तो ये हमारे पास बेसिकली एक इमेज का टैग है। इसके बाद हम अच्छा जो हमारे पास नेक्स्ट जो अब हमारे पास जो टैग है वो है वीडियो का टैग है। हम वीडियो ले लेते हैं। वीडियो के टैग के अंदर हमारे पास सोर्स आती है। सोर्स हम यहाँ पे सोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अब सोर्स के अंदर सबसे पहले तो हमें यूआरएल देना होता है। एसआरसी करके हम यूआरएल डिफाइन कर देते हैं। अच्छा अब वीडियो की टाइप भी हमें लाजमी बतानी होती है। लाजमी नहीं, अगर आप बता दो तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको वीडियो की टाइप कर देता हूँ वीडियो स्लैश जो भी। अगर वीडियो मेरी MP4 में तो मैं इधर MP4 लिख दूंगा, या अगर किसी और फॉर्मेट में तो मैं वो फॉर्मेट यहाँ पे बता दूंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल MP4 वीडियो यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं गूगल से यहाँ पे लिखता हूँ फ्री वीडियो यूआरएल्स। तो मैंने यहाँ पे जाके अपनी फर्स्ट वेबसाइट पे चले गया। यहाँ ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से एक यूआरएल कॉपी कर लिया जो कि हमारे पास MP4 फॉर्मेट में। अब कोड एडिटर पे जाके इसको सोर्स के अंदर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा अब फ़र्ज़ करें आपकी वीडियो क्रोम पे MP4 सपोर्टेड है और एक्सप्लोरर पे MP4 को सपोर्ट नहीं करता, तो आप उसको किसी और फॉर्मेट में करके यहाँ पे सोर्स के अंदर दोबारा यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन उसका यहाँ पे फॉर्मेट चेंज होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट चेंज, आप जो भी फॉर्मेट की वीडियो है इसको यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दें और उसका यूआरएल यहाँ पे दे दें। तो मैं तो फ़िलहाल अभी MP4 ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप की और फॉर्मेट यहाँ पे आप मल्टीपल फॉर्मेट की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो जाके मैं अपने ब्राउज़र पे देखता हूँ यूआरएल पे, तो हमारे पास एक वीडियो इतनी बड़ी साइज़ की आ जाती है। तो उसको हम सबसे पहले तो इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए हमें इसकी विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी, जो कि ये भी एट्रीब्यूट है। विड्थ मैंने 500 बता दी, हाइट मैंने इसको 500 पिक्सल बता देता हूँ। अब क्या होगा, वीडियो छोटी हो गई। अब ये वीडियो चलेगी नहीं। उसके चलने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वीडियो के टैग के अंदर देना पड़ता है, जो कि हमारे पास कंट्रोल्स के नाम से है। तो मैं यहाँ वीडियो पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल्स लिख देता हूँ। अब जाके मैं अपनी वीडियो पे देखता हूँ तो मेरे पास ये सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं। जब मैं प्ले कर सकता हूँ, वीडियो की जो वॉइस है वो कम ज़्यादा कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। तो ये कंट्रोल्स मुझे उस एट्रीब्यूट की मदद से मिल चुके हैं। अच्छा अगर तो आप चाहते हैं कि ये आपकी ये वीडियो ऑटो प्ले चले, मतलब जैसे कि आप वेबसाइट ऑन करते हैं तो आपकी वीडियो ऑलरेडी चल रही हो, तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है, वो है ऑटो प्ले का। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंट्रोल के आगे जाके ऑटो प्ले का टैग लगा देता हूँ और फाइल सेव करके जाके मैं अब चेक करूँगा। तो देखिए मेरी वीडियो अब ऑटोमेटिकली चल रही है पहले से। तो अब मैं जाके इसको स्टॉप कर लूँगा और यहाँ फिर मुझे अगर दोबारा प्ले करनी है तो प्ले कर लूँगा। तो ये हमारे पास एक वीडियो का टैग है, जो कि आप अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जहाँ मर्ज़ी इसको आप यूज़ करें। तो चलें अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की नेक्स्ट टैग की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो टैब है वो मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट जो अब एलिमेंट है वो मैं इनपुट के बारे में बताऊंगा आपको। इनपुट हमारे पास क्या होता है कि ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आप इसको सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। अब इनपुट के टैग अंदर भी हमारे पास एट्रीब्यूट आ जाता है टाइप का।
टाइप आ जाता है और वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। आप अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो हम इनपुट की जो किस टाइप का इनपुट है ये हम बताएंगे। तो टाइप हम लिख देते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट का इनपुट है। तो अगर हम ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का एट्रीब्यूट इसको हमने किया था, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट राइट कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। इसी तरह इनपुट का और भी डिफरेंट टैग्स हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। जस्ट मैं टाइप चेंज करूँगा, टाइप यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। सबमिट हमारे पास एक बटन बन जाएगा सिंपल। ये देखिए सबमिट आ गया। सबमिट ये कि जब भी हम फॉर्म कोई सबमिट कर रहे होते हैं तो इसलिए हमें उसकी टाइप, हमें इनपुट टाइप सबमिट रखनी पड़ती है। इसके अलावा नंबर भी हम दे सकते हैं टाइप, जो कि जस्ट एक्सेप्ट करेगा नंबर को। अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ लिखता हूँ स्ट्रिंग तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं नंबर देता हूँ तो ये नंबर एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमारे पास इनपुट की एक नंबर की भी टाइप होती है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देनी है। अगर मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, पेज को रिफ़्रेश, अगर फ़र्ज़ करें मुझे इनपुट जो टाइप टेक्स्ट है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोई पहले से वैल्यू देनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो वैल्यू में हम दे देते हैं, मैं दे देता हूँ अरसलान। आप चेक करते हैं, ये देखें पहले से हमारे पास अरसलान शो कर रहा है। उसके आगे से मैं कुछ भी लिखना चाहूँ या उसी को रिमूव करके कुछ लिखना चाहूँ तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें हम प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं भाई इंटर यूर टैक्स। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, प्लेस होल्डर आ गया। अब मैं प्लेस होल्डर की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे एंटर करके कुछ लिखूँगा तो प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। अगर रिमूव कर दूँगा वैल्यू तो प्लेस होल्डर हमारे पास दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो टैग होता है वो होता है लेबल का। अगर फ़र्ज़ करें आपने इस इनपुट फील्ड के साथ आपने कोई लेबल देना है, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ लेबल। लेबल अब जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि भाई मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। तो नंबर के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ जो कि मेरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस इनपुट फील्ड को। तो उस इनपुट फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेबल के अंदर एक 4 का एट्रीब्यूट आ जाता है। तो 4 का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम दे देते हैं कि भाई ये हमारे पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर। अब जो यहाँ पे आप 4 पे दे रहे हैं वही आप उसकी इनपुट फील्ड पे सेम आईडी के नाम से देंगे, तो उससे ये कि इसको आइडिया हो जाता है कि ये भाई मेरा फ़ोन नंबर जो है वो लेबल फ़ोन नंबर के लिए। इसी तरह मैं टेक्स्ट फील्ड के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैं कर देता हूँ कि भाई मेरा जो लेबल है वो होगा ईमेल, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड है तो ईमेल है। यहाँ पे आप इनपुट टाइप ईमेल भी दे सकते हैं। ईमेल देंगे तो वो जस्ट ईमेल ही एक्सेप्ट करेगा जब तक आप उस पर ईमेल ऐड नहीं करते। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए लेबल हमारे पास ईमेल आ गई और इस इनपुट के लिए ये फ़ोन नंबर आ गया। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ test@gmail.com, ठीक है। अगर तो मैं जस्ट टेस्ट लिखता हूँ तो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आगे ये फॉर्म को जाने नहीं देगा क्योंकि इसकी टाइप ईमेल है, ठीक है। अच्छा, इनपुट फील्ड्स में मज़ीद और भी फील्ड्स हैं जैसे कि रेडियो बटन है। हम कर लेते हैं इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। तो हम नेम दे देते हैं टेस्ट, ठीक है। इसी तरह सेम एक और ले लेते हैं रेडियो।
और उसको दे देते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। उसकी जो उस यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे रेडियो की, वो होगी टैक्स 1, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो टैक्स 2। ब्राउज़र पे आते हैं। अब देखिए, मैं क्लिक करूँगा इस पे, अगर मैं दोबारा जब इस पे दूसरे रेडियो पे क्लिक करूँगा तो वहाँ से हट जाएगा। उसकी वजह ये है कि रेडियो जो हम यूज़ करते हैं, रेडियो फ़र्ज़ करें, वो किसी एक चीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पे कंडीशन ये वो होती है कि हम उस पे एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि इधर मैंने ये किया हुआ है, इनपुट टाइप रेडियो की भी है। यहाँ पे जो मैंने जो नेम दिए ना, ये आप सेम रखेंगे। फ़र्ज़ करें हमें किसी भी कोई कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम किसी कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उस पे ये शर्त ये है कि आपने जस्ट एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो उस पे हम क्या करते हैं, रेडियो बटन लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चेक बॉक्स भी होते हैं। तो इनपुट की एक और टाइप है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स वैल्यू दे देते हैं हम चेक 1, और यहाँ पे भी हम नाम दे देंगे, लिस्ट दे देते हैं फ़िलहाल। इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं। मैं 3 चीज़ें ले लेता हूँ, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं चेक 2, चेक 3, ठीक है। अब ब्राउज़र पे जाते हैं। अब हमारे पास 3 चेक बॉक्स आ गए। हम इस पे मल्टीपल चेक्स कर सकते हैं। चेक बॉक्स में ये फ़ायदा होता है कि आप अगर आपको आपके पास कोई लिस्ट आई हुई है, आप लिस्ट में हमें आपको कहता है कि भाई आपको जो जो चीज़ें इस पे पसंद है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मुझे कोई 2 चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैं उन 2 चीज़ों को यहाँ पे चेक बॉक्स की मदद से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन रेडियो में क्या होता है, रेडियो में हम जब इनपुट टाइप लेते हैं तो उस पे जो कंडीशन होती है कि आपने सिर्फ ओनली वन एक चीज़ ही सेलेक्ट करनी होती है। तो ये एक डिफरेंस है रेडियो और चेक बॉक्स में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है वो है हमारे पास एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग हमारे पास ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये जो टैग यूज़ होता है, ये फ़र्ज़ करें आपको कोई, आपने किसी वेबसाइट मतलब अपनी वेबसाइट में लिंक देना है किसी और वेबसाइट का, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें प्लीज़ विज़िट फेसबुक, ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और अच्छा काम कर लेते हैं कि हम इसको प्लीज़ विज़िट को अलग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक पी का टैग ले लेता हूँ। पी के टैग के अंदर हम बता देंगे प्लीज़ विज़िट। फिर ये एंकर का टैग मैं पी के टैग के अंदर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक जो हमारे पास जो एंकर का टैग है उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है वो href आता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे फेसबुक की बात कर रहा हूँ, तो href में हम उसका फेसबुक का जो URL है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, https और fp.com, ठीक है। सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाते हैं। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ विज़िट फेसबुक। फेसबुक पे मैंने क्लिक करूँगा तो ये फेसबुक पे चले गया, ठीक है। तो बेसिकली जो एंकर टैग है वो हमारा इसीलिए यूज़ किया जाता है वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि भाई अब ये जो लिंक आपने दिया है ये सेम पेज पे ना खुले, ये एक्सटर्नल किसी और मतलब न्यू टैब के अंदर खुले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंकर के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट और आता है टारगेट का। टारगेट लिखेंगे और इसके अंदर हम बता देंगे कि भाई अब टारगेट का ये सारे उसने बता दी कि ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ है, टॉप है। तो हम ब्लैंक देख लेते हैं। अगर मैं ब्लैंक करता हूँ तो क्या होता है, अब मैं चाहूँगा
यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फेसबुक पे। ये देखिए, ये नए टैब के अंदर जाके फेसबुक ओपन हो गई है, और सेम पेज पे, सेम मतलब टैब पे पेज ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एंकर टैग है। इसके अलावा हमारे पास बेशुमार एलिमेंट्स और भी हैं HTML के। अगर हम वो सारे अगर देखना शुरू करें तो उस पे हमारे पास कम से कम 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या है कि मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो कि बहुत मशहूर वेबसाइट है, और आप लोग भी जानते हो। तो अगर हम उस पर चले जाते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पे हम लिखते हैं W3 स्कूल। W3 स्कूल मैंने किया तो ये इनकी एक बेहतरीन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डिफरेंट आपको मिल जाएंगी, जैसे HTML हो गई, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, SQL डेटाबेस है हमारे पास, PHP। सही है, तो ये और रिएक्ट है, MySQL, jQuery, ये सारी डिफरेंट ये चीज़ें। तो ये बहुत सपोर्टिव वेबसाइट है, और मैं खुद भी ये फॉलो करता हूँ। कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कोई चीज़ देखने के लिए तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो फ़िलहाल अभी हम इस ट्यूटोरियल में जो हम देख रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में, वो हम HTML के बारे में देख रहे हैं। तो HTML की तरफ मैं चले जाता हूँ। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर एडिटर के बारे में बताया है, बेसिक्स बताई हैं, फिर जो मैं एलिमेंट्स आपको बता रहा था ये वो सारे हैं। ठीक है, इसके बाद एट्रीब्यूट्स बताए हैं, और स्टाइल्स आप किस तरह से दे सकते हैं ये मैं आगे जाके बताऊंगा अपनी, जब CSS का मेरा जो आगे कोर्स मैं अपना बनाऊंगा तो उसमें मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि हम उसमें HTML CSS साथ लेके चलेंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप CSS इनलाइन भी दे सकते हैं और एक्सटर्नल भी दे सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग आ जाती है हमारे पास, और इसके अलावा ये देखें डिफरेंट टैग्स आ गए फॉर्मेटिंग में। बोल्ड है, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप ये बी का टैग लेंगे। स्ट्रॉन्ग करना है, इम्पोर्टेंट टैक्स है कोई, मतलब उसको मतलब कोई इम्पोर्टेंट हमारे लिए टैक्स है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग के टैग में रखेंगे। अगर टैक्स को अटैलिक करना है तो आई है, और इस तरह ये डिफरेंट उन्होंने ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोटेशन, कमेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ कमेंट करनी हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका तरीका, कमेंट करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से स्टार्ट में देंगे और इसको फिर क्लोज कर देंगे, तो वो चीज़ कमेंट हो जाएगी। उसको ये कि एडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्राउज़र उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम मेन जो चीज़ है उसकी अगर बात करें, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, HTML में कुछ हमारे पास जो ब्लॉक्स एलिमेंट्स हो जाते हैं और कुछ हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो जब आप उनको डिफ़ाइन करते हो एडिटर के अंदर, तो जब आप ब्राउज़र में उसको चेक करते हो तो वो हमेशा नई लाइन में शुरू होंगे। सेम लाइन के अंदर दो टैग आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, उस पर ये होता है कि आप सेम लाइन में ये टैग्स इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये 100% विड्थ नहीं लेते। पूरी जो वेबसाइट, पूरी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ होती है ये फुल विड्थ नहीं लेते। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। फर्ज करें मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो क्या कहते हैं डिव एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा पी है, वो भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिव, और यहाँ पे कर देता हूँ पैरा। अब मैं इसको अपनी क्रोम में देखता हूँ, तो ये देखिए डिव अलग आया है और पैरा उसके नीचे है। तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये इनलाइन होते तो ये आमने सामने आ जाते हैं। अब फर्ज करें मैं दो इनलाइन एलिमेंट्स ले लेता हूँ।
अब इनलाइन एलिमेंट्स में हमारे पास बटन भी आ जाते हैं। बटन में लिख देता हूँ सबमिट, और दूसरा मैं टैग जो ले लेता हूँ वो स्पैन ले लेता हूँ। स्पैन के अंदर लिख लेते हैं हम सबमिट, सबमिट द फॉर्म। सही है। अब ये देखिएगा, ये सेम लाइन में आ गया। मतलब सबमिट भी बटन है वो भी एक लाइन में है, और जो मैंने स्पैन में लिया था वो भी हमारे पास एक ही लाइन में, सबमिट द फॉर्म। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इधर ही वेबसाइट में, W3 स्कूल की वेबसाइट में इन्होंने सारा बताया हुआ है कि कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास ये सारे आ जाते हैं। एड्रेस है, आर्टिकल है, ए साइड है, कैनवास है, ब्लॉक कोएट है, और DL DT फील्ड सेट्स के अलावा ये सारे जो टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनमें ये सारे आ जाते हैं। एंकर आ गया, बटन आ गया, इनपुट आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया, इसके अलावा मैप, ऑब्जेक्ट, आउटपुट, और ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आगे हम वेबसाइट को थोड़ा और ग्रो थ्रू कर लेते हैं। क्लासेस भी दे सकते हैं, ID भी दे सकते हैं, और इसके अलावा लेआउट पे देख लेते हैं। हमारे पास ये HTML लेआउट में हमारे पास होता है ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कि HTML5 के एलिमेंट्स है। इससे यूज़ करने से आपकी एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब जैसा कि ये हमारे पास हेडर है, हेडर की चीज़ें सारी हम हेडर के अंदर बताएंगे। नेविगेशन की चीज़ें सारी नेविगेशन के अंदर, फिर सेक्शन है हमारे पास, उसको सेक्शन के अंदर हिसाब से सारा बताएंगे, और फुटर, फुटर के लिहाज से। तो ये हम बॉडी का जो हम टैग है, जो कि ये हमारे पास बॉडी का टैग है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें मैं अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है जो कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अब ये देखिए, इसका जो ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट जितना भी है ये इसका हेडर पार्ट है। ठीक है, अली एक्सप्रेस का लोगो आ गया, सर्च बार, ये सारी चीज़ें इसने हेडर में रखी होंगी। ठीक है, अब ये जो साइड वाला पार्ट है ये ए साइड के टैग में रखा होगा इन्होंने। ठीक है, जो कि प्रॉपर एक HTML के फॉर्मेट में। फिर हमारे पास ये मेन टैग आ जाता है। मेन टैग नीचे हम चले जाते हैं यहाँ तक, ये डिफरेंट हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब हम फुटर की बात कर लेते हैं। जो फुटर टैग है वो हमारे पास ये सारा इनका फुटर टैग होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें फुटर टैग के अंदर आ रही। तो ये प्रॉपर एक HTML का स्ट्रक्चर के लिहाज से हम अपनी वेबसाइट जब आगे हम जब वेबसाइट बना रहे होंगे HTML CSS के थ्रू, और इसके बाद बूटस्ट्रैप के थ्रू, और क्या कहते हैं, फिर हम फ्लेक्स भी देखेंगे, और जो कि लेआउट हमारे पास बनाने में हेल्प करता है, और CSS ग्रिड वगैरह भी हम देखेंगे। तो ये सारी आगे के टॉपिक्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को देखेंगे। तो वापसी हम W3 स्कूल वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिव HTML रिस्पॉन्सिव क्या है, ये मैंने जो आपको बताया था कि जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये मेटा टैग जो होता है ये लाजमी देना होता है। ठीक है, इधर ये देखिए इन्होंने भी यही बात लिखी हुई है, टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐड द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस। ठीक है, के अलावा सिमेंटिक, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम से ही हमें पता चल रहा होता है कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे। जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के लिए ए साइड, जैसे मैंने बताया था कि साइड एरिया जो होता है वेबसाइट का, उसके लिए डिटेल्स कोई देनी है तो उसके लिए अलग ये टैग्स हैं। ठीक है, ये सारे जो टैग्स हैं ये आते हैं सिमेंटिक टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्या कहते हैं हमारे पास
किधर गया, एक चीज़ मैंने और देखी थी, जो नॉन सिमेंटिक जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, उनमें आ जाते हैं डिव, स्पैन, ये सारे जो होते हैं जिनसे हमें ये नहीं पता होता कि अब फर्ज करें डिव है किस लिए यूज़ करें, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर वही फॉर्म का टेबल, फॉर्म का एलिमेंट यूज़ कर रहे होंगे तो हमें पता है कि ये हम फॉर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है सीमेंटिक और नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स में। इसके अलावा अब क्या कहते हैं, अब हम वाइंड अप करते हैं इस कोर्स, क्रैश कोर्स को। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा गो थ्रू करनी है। गो थ्रू कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको, आपके माइंड में ये चीज़ें एक दफ़ा आ जाएंगी, तो आपको कल को आप जब वेबसाइट बना रहे होंगे, फ्रंट एंड उसका आप बना रहे होंगे, तो आपको वो टैग्स रिकॉल हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये आपको एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको सेल्फ स्टडी करें इसकी, ताकि आपको चीज़ें और अच्छी तरह समझ आती जाएं। तो मैं अपना ये जो क्रैश कोर्स है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम HTML CSS के बारे में देखेंगे। मतलब HTML तो हमने पढ़ ली, अब CSS पे फोकस होगा हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है। फिर इसके बाद हम HTML CSS पे कोई एक छोटा सा लेआउट बनाएंगे, ठीक है। बेशक वो रिस्पॉन्सिव ना हो, लेकिन हम एक छोटा सा, हम एक क्या कहते हैं, लेआउट पूरा बनाएंगे कोई भी वेबसाइट को देखते हुए। इसके अलावा फिर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो मज़ीद आगे स्टेप बाय स्टेप मेरे ये क्रैश कोर्सेज़ और कंप्लीट कोर्सेज़ आते जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।